लिटिल अवनी ने महसूस किया कि वास्तव में उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। उसने सोचा कि वो कार से नीचे कूद जाए, लेकिन जब उसने अपनी कार की स्पीड देखी तो उसने अपने मन से इस विचार को निकाल दिया, क्योंकि कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अगर वह कार से कूदेगी तो पक्का मर जाएगी या फिर महीने भर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी। अगर वह कूदने से भी नहीं मरी तो पक्का जो लोग इस वक्त उस पर गोलियां चला रहे हैं वह उसे मार डालेंगे। गोली चलने की आवाज सुनकर लिटिल अवनी ने खुद से कहा, यह नया दुश्मन कौन है जिन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। फिर उसने परेशान होकर कहा, यार एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। पर कोई बात नहीं, इन सब को तो अभी देखती हूँ। इतना कहकर वह और तेज ड्राइव करने लगी, लेकिन अपनी की कार की स्पीड इतनी तेज होने के बावजूद भी अब तक उसने कार को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके रखा था। ब्लू गैंग और गोल्डन स्टार के लोग लगातार लिटिल अवनी के ऊपर हमला कर रहे थे। अगर मानव की कार बुलेट प्रूफ नहीं होती तो शायद अब तक लिटिल अवनी मर चुकी होती। ब्लू गैंग के लीडर ने जब देखा कि कार में मौजूद शख्स उसके हर वार से बच रहा है तो उसने चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन कार में मौजूद शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। उस कार के टायर पर वार करो और फिर उसे ब्लास्ट कर दो। अपने लीडर की बात सुनकर ब्लू गैंग के लोगों ने लिटिल अवनी के कार के टायर पर निशाना साधना शुरू कर दिया। वही कार में मौजूद लिटिल अवनी ने शायद हमलावरों के इंटेंशन को भांप लिया था। उसने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, आह, लगता है कोई मेरी काबिलियत को आजमाना चाहता है, पर कोई बात नहीं, मैं उस इंसान को निराश नहीं करूंगी। इतना कहते ही लिटिल अवनी ने कार को जिगजैग तरीके से चलाना शुरू कर दिया। लिटिल अवनी ने फोन पर किसी को कॉल करके कहा, मैं मुसीबत में हूं, मेरी मदद करो और हाँ, हमलावरों के बारे में भी पता करो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगी। इस वक्त उसकी कार एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। वहां आसपास की जगह पूरी तरह से सुनसान है। दूर दूर तक वहां एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। लिटिल अवनी ने देखा कि इस सुनसान इलाके को पार करने के बाद जंगली इलाका आने वाला है तो उसने परेशान होकर कहा, शिट, अगर वह लोग टाइम पर नहीं आए तो पक्का मैं इस जंगल में मौजूद जानवर का डिनर बन जाऊंगी। वह अभी ये सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि लिटिल अवनी का सिर सीधा स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया, जिसके कारण उसने अपनी कार से अपना बैलेंस खो दिया। जिस कार ने लिटिल अवनी को टक्कर मारी वह गोल्डन स्टार के लोगों की कार थी। उस कार में मौजूद उस गैंग के लीडर ने ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी से कहा, जल्दी करो, इस मानव की कार को टक्कर मार के उड़ा दो। अपने लीडर की बात सुनकर ड्राइविंग कर रहे आदमी ने कहा, बॉस, इस जंगल को पार करते ही लेफ्ट साइड एक बहुत ही गहरी खाई है। अगर हम इस कार को उस खाई में गिरा दे तो पक्का उस कार में मौजूद इंसान जिंदा नहीं बचेगा और लोगों को भी लगेगा कि यह एक एक्सीडेंट है। उस आदमी के बात सुनकर उसके लीडर ने खुश होते हुए कहा, ये तुम सही कह रहे हो। लीडर ने उस आदमी को देखकर आगे कहा, फिर देर किस बात की है, जल्दी करो। अपने लीडर की सहमति मिलते ही उस आदमी ने अपनी कार की स्पीड को बढ़ाकर लिटिल अवनी की कार की तरफ बढ़ गया। वही लिटिल अवनी का सर कार के स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाने के कारण उसके माथे से खून बहने लगा। लिटिल अवनी ने कार का बैलेंस तो खोया ही, पर साथ में उसे चक्कर भी आने लगा। लिटिल अवनी ने खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश की। जंगल पार होते ही उसे सामने दो रास्ते नजर आए, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लिटिल अवनी ने अपनी कार को राइट साइड मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि राइट साइड से कई सारी गाड़ियां उसी की तरफ आ रही है, जिसके कारण उसे ना चाहते हुए भी अपनी कार को लेफ्ट साइड मोड़ना पड़ा। मानव की कार को खाई की तरफ जाते देख ब्लू गैंग और गोल्डन स्टार गैंग के लीडर के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई। वह दूसरी तरफ अब तक मानव को पता चल गया था कि लिटिल अवनी पर उसके दुश्मनों ने हमला कर दिया है। मानव बहुत ही घबराया हुआ था। लिटिल अवनी को खोने के नाम से ही उसकी दिल की धड़कन डर के कारण बढ़ने लगी। मानव ने वीर से अपनी कठोर आवाज में कहा, ये वीर, कुछ भी करो लेकिन 5 मिनट के अंदर मुझे अवनी के पास पहुंचना है। वीर ने डरते हुए मानव को जवाब दिया, बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैंने हमारी पैंथर गैंग को मैडम की मदद के लिए पहले ही कह दिया और साथ में हमारी बेस्ट शैडो गार्ड्स को भी। वो सभी यंग मैडम को कुछ नहीं होने देंगे। वीर की बात सुनकर मानव का चेहरा और भयंकर हो गया। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, बचा लेंगे से क्या मतलब है, उन सबको अवनी को बचाना ही होगा, वरना मैं उन सबको मौत के घाट उतार दूंगा।
लगभग 3 मिनट बाद, ए बॉस, हम उस लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहां पर मैडम है। लेकिन वह वीर को अटकते देख मानव में उससे चिल्लाकर पूछा, वह क्या? जो बोलना है जल्दी बोलो। बॉस, वो मैडम की कार लगातार खाई के डायरेक्शन की ओर जा रही है, वीर ने अपने टेबलेट को देखते हुए कहा, जिस पर इस वक्त अवनी की लोकेशन शो हो रही है। वीर की बात सुनकर मानव ने सिर्फ 2 शब्द कहे, ये जल्दी करो। वही ब्लू गैंग के लोगों ने ड्रोन की मदद से लिटिल अवनी की कार के ऊपर बम रख दिया। अवनी की कार अब खाई से केवल 50 मीटर की दूरी पर थी। यह देखकर भी लिटिल अवनी के चेहरे पर डर के बजाय डेविल स्माइल थी। अवनी ने स्माइल करते हुए खुद से कहा, लिटिल अवनी को मारने के लिए तुम सब अभी बच्चे हो मेरे दुश्मनों। इतना कहने के बाद उसने खाई की तरफ अपनी कार की स्पीड और बढ़ा दी। वही दोनों गैंग लगातार अवनी की कार का पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से उनके कार के आसपास धुआं फैलने लगा, जिसके कारण वह सभी लिटिल अवनी की कार को नहीं देख पा रहे थे। ठीक उसी समय मानव भी वहां पहुंच गया। मानव ने उस धुएं को देखते हुए वीर से कहा, ए फास्ट। कुछ देर बाद लिटिल अवनी की कार खाई में गिरते ही ब्लास्ट हो गई। यह देख मानव जल्दी से अपनी कार से निकलकर खाई की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे वीर भी भागा। खाई के नीचे देखते हुए मानव जोर से चिल्लाया, अवनी। मानव बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा। उसने खाई में कूदने की कोशिश की, मगर वीर ने उसे कस के पकड़ लिया। वीर ने मानव को समझाते हुए कहा, ए बॉस, प्लीज रुक जाइए। मानव इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। उसने वीर से खुद को छुड़ाते हुए कहा, ये वीर, छोड़ो मुझे। वीर ने मानव को और कस के पकड़ते हुए कहा, नहीं बॉस, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, प्लीज रुक जाइए, हम सभी मैडम को ढूंढ लेंगे। मानव लगातार रोते हुए खाई की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अगले ही पल मानव बेहोश हो गया। मानस को ऐसी हालत में देख वीर घबराते हुए चिल्लाया, ई बॉस। मानव अपनी नम आंखों से लगातार खाई के तरफ देख रहा था, मगर धीरे धीरे उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और अगले पर मानव बेहोश हो गया। मानव की ऐसी हालत देख वीर ने घबराते हुए कहा, बॉस। अब तक मानव के सभी सीक्रेट गार्ड वहां पहुंच चुके थे। उन सभी ने मिलकर उन लोगों को पकड़ लिया था जिन्होंने लिटिल अवनी पर हमला किया। अब आगे। वीर मानव की ऐसी हालत देखकर डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे क्या। तभी उसे अर्जुन का ख्याल आता है। वह तुरंत अपना फोन निकालकर अर्जुन को कॉल करके सब कुछ बता देता है। फोन कट करने के बाद वीर ने अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड से कहा, मैं बॉस को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूं और तुम लोग अपनी टीम के साथ जाकर यंग मैडम को ढूंढो। इतना कहने के बाद वीर मानव को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और सभी बॉडीगार्ड मिलकर लिटिल अवनी को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वीर ने पहले ही अपने कुछ बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे दिया था कि जिन लोगों ने लिटिल अवनी पर हमला किया है उन्हें लेकर उनके अड्डे पर पहुंच जाएं। दूसरी तरफ सोना का घर। अर्जुन सोना के कपड़े सूखा रहा था कि तभी उसके पास वीर का कॉल आता है। फोन उठाते हुए अर्जुन ने कहा, ये हेलो वीर, कैसे हो। तभी फोन की दूसरी तरफ से अर्जुन को वीर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। एक अर्जुन सर, वह यंग मैडम और मानव बॉस। इतना कहते वीर का गला भर आया। वीर की इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर अर्जुन को भी टेंशन होने लगती है। उसने परेशान होकर वीर से पूछा, ए वीर प्लीज मुझे डराओ मत, जो बोलना है साफ साफ बोलो। अर्जुन के बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से वीर ने अपनी कांपती आवाज में अर्जुन को सब कुछ बता दिया, जो भी लिटिल अवनी और मानव के साथ हुआ। वीर की पूरी बात सुनकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी कांपती आवाज में वीर से कहा, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और जल्दबाजी में घर से निकल गया। अर्जुन को जल्दबाजी में घर से बाहर जाते हुए सोना ने देख लिया था। सोना ने उसे जाते हुए देखकर खुद से कहा, कामचोर इंसान बिना घर का काम पूरा किए कहाँ जा रहा है। फिर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर बोली, ये वापस आने दो, इसे फिर बताती हूँ। इतना कहकर उसे अपने कमरे में चली गई। ऋषि का ऑफिस। ऋषि अपने केबिन में बैठकर फाइल पढ़ रहा था कि तभी उसके केबिन में कोई नॉक करता है। ऋषि ने अपनी फाइल को टेबल पर रखकर कहा, कम इन। ऋषि की परमिशन मिलते ही उसका पर्सनल असिस्टेंट केबिन के अंदर आकर ऋषि से बोला, बॉस वो खबर मिली है
कि मिस्टर मानव सिंह की कार खाई में गिरकर ब्लास्ट हो गई और सभी का कहना है कि जो भी उस कार के अंदर था उसका बचना नामुमकिन है और उस कार के अंदर मानव नहीं। जैन की बिना पूरी बात सुने ऋषि ने उसकी बात बीच में ही काटकर खुश होकर कहा, ये क्या तुम सच कह रहे हो? ओ माय गॉड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या सच में मानव अब इस दुनिया में नहीं रहा? आज मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। वही अपने बॉस को इतना खुश देखकर जैन ने थोड़ा हिचकी चाहते हुए आगे ऋषि से कहा, बॉस ऐसा नहीं है। अपने पिए जैन की बात सुनकर ऋषि ने उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे और भी कोई गुड न्यूज देना चाहते हो? अपने बॉस की बात सुनकर जैन ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, बॉस एक्चुअली भले ही वह कार मिस्टर मानव सिंह की थी, मगर उस कार को ड्राइव मैसेज अवनी मानव सिंह कर रही थी। इतना कहने के बाद जैन चुप हो गया और डरते हुए ऋषि की तरफ देखने लगा। जैन को इस वक्त बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऋषि गुस्से में आकर उसके साथ कुछ करना दे। वही जैन की पूरी बात सुनकर ऋषि की मुस्कान एक पल में ही गायब हो गई। उसने गुस्से में अपने सामने रखी टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? उस कार के अंदर मानव को होना चाहिए, ना कि लिटिल अवनी को। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि ऐसे ही पागलों की तरह चिल्लाता रहा और जैन डरते हुए केबिन के एक कोने में चुपचाप खड़ा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर वीर डॉक्टर को बुलाते हुए मानव को लेकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा। वीर की चिल्लाने की आवाज सुनकर हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे, क्योंकि वीर के साथ इस वक्त मानव के स्पेशल बॉडीगार्ड भी गन लेकर वहां मौजूद थे। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मेंबर को यह पता था कि यह हॉस्पिटल मानव सिंह का ही है, और अगर उसे कुछ भी होता है तो उन सबके साथ क्या होगा, वह सोच भी नहीं सकते। यह सोचते ही सभी स्टाफ मेंबर तुरंत डॉक्टर को बुलाने चले गए। 5 मिनट बाद सभी डॉक्टर मिलकर मानव का इलाज कर रहे थे, मगर सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है, क्योंकि मानव कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। पिछले 5 मिनट से मानव के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहे थे, अवनी, अवनी। मानव की ऐसी हालत देखकर पहले डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से परेशान होकर कहा, डॉक्टर जीव, मिस्टर सिंह की हालत बिगड़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्हें कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ एक इंसान है, और वह कोई और नहीं बल्कि अवनी है, जिसका नाम मिस्टर सिंह बार बार ले रहे हैं। पहले वाले डॉक्टर के बात सुनकर जीव ने सहमति से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ डॉक्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर सिंह को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है, जिसका असर सीधे इनके दिमाग पर पड़ा है। अगर इनकी हालत ऐसी रही तो मुझे डर है कि कहीं यह जिंदगी भर के लिए ऐसे ही एक जिंदा लाश बनकर ना रह जाए। सभी डॉक्टर ने मिलकर कुछ देर मानव को अच्छे से चेक किया, फिर वार्ड से बाहर निकल गए। वर्ल्ड के बाहर मौजूद वीर ने जैसे ही डॉक्टर को बाहर निकलते देखा, उसने उनसे तुरंत पूछा, डॉक्टर बॉस कैसे है? वह ठीक तो है ना? वीर की बात सुनकर पहले सभी डॉक्टर ने एक दूसरे को देखा, फिर वीर की तरफ देखते हुए डॉक्टर जीव ने जवाब दिया, देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन इतना कहकर डॉक्टर जीव ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। डॉक्टर जीव की बात सुनकर वीर ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर लेकिन क्या? बोलिए। डॉक्टर जीव ने वीर के कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया, मिस्टर मानव को ठीक केवल एक ही इंसान कर सकता है, और वह अवनी है, जिनका नाम वह बार बार ले रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप उनको यहाँ बुला ले। इतना कहने के बाद सभी डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जीव अचानक पीछे मुड़कर वीर को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें देखकर वीर के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर जीव के जाने के बाद वीर ने खुद से कहा, ए नौटंकी कहीं का। फिर वीर ऊपर देखते हुए बोला, यह भगवान, अब पता नहीं मुझे और कितना नकली आंसू बहाना होगा। मैं थक गया हूँ रोने का नाटक कर करके, और यह अर्जुन सर भी पता नहीं कहाँ मर गए, जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। इतना कहने के बाद वीर दंदनाते हुए वार्ड के अंदर चला गया। मानव के पास पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लिया। वीर ने मानव को गुस्से से घूरते हुए अपने मन में कहा, डेविल कहीं का, जीना हराम कर रखा है इसने मेरा। लेकिन जो भी हो, ये जब शांत रहता है तो सच में बहुत ही हैंडसम लगता है। हाय, मेरे डेविल बॉस की खूबसूरती को किसी की नजर ना लग जाए। वीर यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक कठोर आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही वह हड़बड़ा गया।
यह तुम पुतले की तरह खड़े होकर क्या सोच रहे हो? वही हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल की लग रही थी, उसने अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था। जैसे ही वह लड़की हॉस्पिटल के अंदर एंटर करती है, सभी उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं, क्योंकि उस लड़की ने ऊपर से लेकर नीचे तक केवल काले रंग के कपड़े ही पहने हुए थे। उस लड़की ने एक छोटा सा बैग अपने पीठ पर टांग रखा था, जिसमें एक टेडी बेयर बना हुआ था। वही हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल की लग रही थी, उसने अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही वह लड़के हॉस्पिटल के अंदर एंटर करती है, सभी लोग उससे अजीब नज़रों से घूरने लगते हैं, क्योंकि उस लड़की ने ऊपर से लेकर नीचे तक केवल काले कलर के ही कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की ने अपने पीठ पर छोटा सा बैग टांगा हुआ था, जिसमें एक क्यूट टेडी बेयर बना हुआ था। अब आगे वह लड़की रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, मिस, ये रूम नंबर 408 किधर है? उस लड़की की आवाज़ इतनी मीठी थी कि एक पल के लिए वह रिसेप्शनिस्ट भी उसकी आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो गई। फिर रिसेप्शनिस्ट अपने होश में वापस आते हुए बोली, लिटिल गर्ल, क्या तुम यहाँ अकेले आई हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? इतना कहने के बाद वह रिसेप्शनिस्ट अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ उस लड़की के परिवार वालों को ढूंढने लगी। वही उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वह लड़की चीखते हुए बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अकेले कहीं जा नहीं सकती, और वैसे भी मैं पूरे 18 ईयर की हूँ, इसलिए अब आप मेरा टाइम वेस्ट मत करिए और सीधा बताइए कि रूम नंबर 408 कहाँ है। उसे रिसेप्शनिस्ट ने जब देखा कि वह लड़की उसकी बात सुनकर गुस्सा हो गई है, तो उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, ये सॉरी लिटिल गर्ल, मेरी बात का बुरा मत मानना, और हाँ, रूम नंबर 408 तीसरे फ्लोर पर है। जैसे ही उस लड़की को यह पता चला कि रूम नंबर 408 कहाँ है, तो वह बिना किसी पर ध्यान दिए तुरंत तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अपने असिस्टेंट जैन की बात सुनकर तुरंत अपनी कार लेकर ऑफिस से निकल गया। आधे घंटे ड्राइव करने के बाद ऋषि ने अपनी कार एक खूबसूरत सी हवेली के बाहर रोकी। कार से निकलने के बाद ऋषि उस हवेली के अंदर चला गया। ये मिस्टर सिंघानिया, ये मिस्टर सिंघानिया कहाँ है? आप बाहर आइए मिस्टर सिंघानिया। हॉल में पहुंचकर ऋषि गुस्से से चिल्लाया। ऋषि की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल की थी, वह सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया। उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर तेज साफ नजर आ रहा था। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर ऋषि ने गुस्से से कहा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप भूल गए हैं कि हमारा प्लान उस मानव को मारना था, ना कि लिटिल अवनी को? तो फिर आप मुझे यह बताइए कि आपने लिटिल अवनी को मारने के लिए अपने लोगों को क्यों भेजा? बोलिए। ऋषि को इतने गुस्से में देख मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर एक कुटिल आ गई। उन्होंने ऋषि को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सीधे जाकर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऋषि की बातों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। खुद को इग्नोर होता देख ऋषि आग बबूला हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया। इसके आगे ऋषि और कुछ बोल पाता, उसकी बात को बीच में ही काटते हुए मिस्टर सिंघानिया ने उससे पूछा, मानव इस वक्त कहाँ है? उनकी ऐसी बात सुनकर ऋषि कंफ्यूज हो गया। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, आपका मतलब क्या है कि मानव इस वक्त कहाँ है? ऋषि की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया ने मुस्कुराकर ऋषि से एक बार फिर से पूछा, मैंने पूछा मानव इस वक्त कहाँ है? उनकी बात सुनकर ऋषि ने जवाब दिया, लिटिल अवनी के मरने के बाद मानव की हालत बहुत खराब हो गई थी। इस वक्त वह हॉस्पिटल में है। मैंने पता करवाया है, मानव को केवल लिटिल अवनी ही ठीक कर सकती है, लेकिन वो तो मर चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मानव अब जिंदा बच पाएगा, और वैसे भी वह मानव लिटिल अवनी के लिए एडिक्टेड है, जैसे एक ड्रग्स लेने वाला आदमी ड्रग्स के लिए एडिक्टर होता है। अगर लिटिल अवनी नहीं तो वह भी नहीं। ऋषि की पूरी बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया अचानक ही जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए ऋषि से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने एक तीर से दो निशाना लगाया है? अगर मैं मानव को मारने की कोशिश करता तो वह पक्का बच जाता, लेकिन अगर हम उसकी जान को मारेंगे तो वह पक्का मर जाता, इसलिए मैंने ऐसा किया। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर ऋषि का सिर चकराने लगा। भले ही वह मानव को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, मगर वह लिटिल अवनी को नहीं मारना चाहता था। इसके दो कारण थे। पहला कि वह लिटिल अवनी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, और दूसरा कि वह लिटिल अवनी को पसंद करने लगा था।
ऋषि ने गुस्से से मिस्टर सिंघानिया को देखा, फिर अपनी उंगली उन्हें दिखाते हुए बोला, आपने अच्छा नहीं किया। इतना कहकर ऋषि वहां से चला गया। ऋषि के जाते ही मिस्टर सिंघानिया के चेहरे की हंसी गायब हो गई, उसकी जगह उनके चेहरे पर दर्द नजर आने लगा। उन्होंने खुद से कहा, ऋषि तुम गलत हो, भला मैं मेरे अपनों को ही क्यों मारूंगा। इस वक्त मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर एक खालीपन और उदासी साफ नजर आ रही थी। वही हॉस्पिटल में वीर अचानक से किसी की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाता है। वह अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है कि आखिर यह आवाज किसकी है। वही वीर को पागलों की तरह इधर-उधर देखता देख बेड पर बैठे मानव ने गुस्से से कहा, क्या पागलों वाली हरकत कर रहे हो, मेरी तरफ देखो। मानव की गुस्से भरी आवाज सुनकर वीर ने तुरंत मानव की तरफ देखा। वीर ने मानव को इतने गुस्से में देखकर डरते हुए पूछा, बॉस, वह आप जाग क्यों गए? अगर किसी को पता चल गया कि यह सब हमारा प्लान है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप होंगे। अनजाने में पता नहीं वीर ने मानव से क्या क्या बोल दिया, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोला है तो उससे डरते हुए मानव को देखा, जो इस पर पूरी तरह से आग बबूला हो चुका था। मानव ने अपने दांत पीसते हुए वीर से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे से ऐसे बात करने की, या फिर लगता है तुम्हारा जीने से मन भर गया है? ऐ ना। मानव की धमकी सुनकर वीर ने जल्दी से उसके पैर पकड़ लिया और डरते हुए बोला, बॉस प्लीज ऐसा मत करो। मैंने भगवान से वादा किया है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे, नहीं, मेरा मतलब कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको परेशान करने के लिए नहीं, हे भगवान मैं क्या बोल रहा हूँ। बॉस मेरा मतलब है कि हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपकी रक्षा करने के लिए। वीर ने मानव के पैर बहुत ही कसकर पकड़े हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका कोई इरादा नहीं है मानव के पैर छोड़ने का। वही वीर की ऐसी हरकत देख मानव ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसे वार्ड के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मानव ने आव न देखा ताव तुरंत बेड पर लेट गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह पिछले कई वक्त से कोमा में हो। लेकिन वीर अभी भी मानव का पैर पकड़ कर बैठा था। तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ और एक लड़की रूम के अंदर आई। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जो नीचे रिसेप्शनिस्ट से रूम नंबर 408 पूछ रही थी। वह लड़की जैसे ही रूम के अंदर आई, अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो गई। उसने वीर को देखते हुए उससे पूछा, आप क्या कर रहे हो? आपने हब्बी के पैर क्यों पकड़े हैं? अचानक से किसी लड़की की आवाज सुनकर वीर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। पहले तो वह उस लड़की को देखकर हैरान हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने मानव को देखा जो बेड पर लेटा हुआ था। अपने बॉस की ये हरकत देख वीर ने अपने मन में कहा, बॉस तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे सच में सदमे के कारण कोमा में चले गए हो। क्या कमाल की एक्टिंग स्किल्स है इस डेविल की। जब उस लड़की ने देखा कि वीर खुद से ही बातें कर रहा है तो उसने वीर को हिलाते हुए कहा, आप कहाँ खो गए और हब्बी को होश क्यों नहीं आया? कहीं एक्टिंग के चक्कर में हब्बी सच में सदमे में तो नहीं चले गए? इतना कहकर लिटिल अवनी जाकर मानव के ऊपर बैठ गई और उसे हिलाते हुए बोली, हब्बी उठो, हब्बी जल्दी से उठो। लिटिल अवनी के इतना कहते ही मानव ने होश में आने की एक्टिंग की, फिर अपनी आंखें खोलकर इमोशनल होते हुए बोला, लिटिल बेबी आप ठीक हो ना? आपको पता है? वीर की तरफ इशारा करके मानव ने लिटिल अवनी से आगे कहा, वीर ने मुझसे कहा कि आप कार से नहीं निकल पाई और आप मुझे छोड़कर चली गई। बेबी आपको पता है? यह सुनते ही मैं पागल हो गया था, फिर मैं बेहोश हो गया। इतना कहकर मानव ने लिटिल अवनी के दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोला, बेबी देखो ना, आपके आते ही मुझे होश आ गया, वरना इस वीर के चक्कर में पक्का आपका हब्बी मर चुका होता। इतना कहकर मानव लिटिल अवनी को गौर से देखने लगा। वही मानव की बात सुनकर वीर सदमे में चला गया। वो मन ही मन अपने बॉस की एक्टिंग स्किल की तारीफ कर रहा था। वीर ने रोनी सूरत बनाकर खुद से कहा, बॉस आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपसे ऐसा कब कहा? लेकिन बेचारा यह सब अपने मन में ही बोल सकता था। वही बेचारी भोली लिटिल अवनी मानव की चाल को ना समझ सकी और वीर को गुस्से से देखा। उसने वीर से गुस्से से कहा, वीर भाई आप बहुत बुरे हो, कल दीपावली है, मैं आपको एक भी पटाखे जलाने को नहीं दूंगी। सारे पटाखे मैं खुद अकेले जलाऊंगी, बनी और राज भाई के साथ मिलकर। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव और वीर एक साथ चिल्लाए, नहीं तुम पटाखों को हाथ भी नहीं लगाओगी। उन दोनों को ऐसे चिल्लाते देख लिटिल अवनी चौंक कर बोली, लेकिन क्यों?
यह अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर मानव और वीर क्यों नहीं चाहते कि लिटिल अवनी पटाखे जलाए। आखिर कौन है मिस्टर सिंघानिया? उनका मानव और लिटिल अवनी से क्या रिश्ता है? क्या सच में मिस्टर सिंघानिया लिटिल अवनी और मानव को मारना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई राज? आखिर मानव और लिटिल अवनी सबसे झूठ क्यों बोल रहे हैं कि अवनी मर चुकी है? उन्होंने ये क्यों ड्रामा किया? जाने के लिए आगे बने रहें। भोली लिटिल अवनी मानव की चाल को ना समझ सकी और वीर को गुस्से से घूरने लगी। उसने वीर से गुस्से से कहा, वीर भाई, आप बहुत बुरे हो। कल दीपावली है ना, मैं आपको एक भी पटाखे नहीं दूंगी। मैं अकेले ही सारे पटाखे जलाऊंगी। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव और वीर एक साथ चिल्ला पड़े, नहीं, तुम पटाखे को हाथ भी नहीं लगाओगी। उन दोनों को ऐसे चिल्लाता देख लिटिल अवनी चौंक कर बोली, लेकिन क्यों? अब आगे। लिटिल अवनी के मुंह से पटाखे वाली बात सुनकर मानव और वीर दोनों घबरा जाते हैं। बेचारे घबराए भी क्यों ना, हर दीपावली के दिन उन्हें सबसे बड़े खतरे का सामना जो करना पड़ता है, वह खतरा बाद में पता चलेगा। वही लिटिल अवनी अपने सामने मौजूद दोनों लोगों को बड़े ही गौर से देख रही थी, जो उसकी बात सुनकर अजीब अजीब सा मुंह बना रहे थे। यह देख लिटिल अवनी ने मानव के सीने पर पंच मारते हुए एक जिद्दी बच्चे की तरह चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, मुझे पटाखे जलाने हैं, मुझे पटाखे जलाने हैं। जिसको जो करना है कर लो, मगर लिटिल अवनी पटाखे चलाएगी हर बार की तरह, और अगर आप लोग मुझे पटाखे नहीं लाकर दोगे तो मैं बनी और राज भाई से मंगा लूंगी, समझे आप लोग। अपनी लिटिल वाइफ को ऐसे जिद करता देख मानव ने एक गहरी सांस ली, फिर लिटिल अवनी के दोनों हाथों को पकड़ लिया ताकि वह उसके सीने को पंचिंग बैग समझकर और ना मार सके। मानव ने लिटिल अवनी को समझाते हुए बड़े ही प्यार से कहा, ए बेबी, पटाखे जलाना बुरी बात है। जो लोग पटाखे जलाते हैं उन्हें मॉन्स्टर्स उठा कर ले जाते हैं। मानव की ऐसी बात सुनकर लिटिल अवनी एकदम चुप हो जाती है, और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी मानव को देखती तो कभी वीर को देखती। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद लिटिल अवनी ने मानव से अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, यह हब्बी, लिटिल अवनी अभी बच्ची जरूर है मगर बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि मुझे पता है मॉन्स्टर आप ही हो, तो भला आप मुझे क्यों उठा कर ले जाओगे? अगर सच में पटाखे चलाने से मास्टर उठा ले जाता है तो आपने आज तक कितने लोगों को उठाया है, बताइए। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव की आंखें छोटी हो जाती है, तो वहीं पास में खड़े वीर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे आज भी अच्छे से याद है कि उसने ही एक दिन लिटिल अवनी को बताया था कि मानव एक मास्टर है। वीर को लगा कि उसे इस वार्ड से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो शायद आज वह जिंदा ना बच पाए। यह सोचते ही वह अपने धीरे धीरे कदमों से डोर की तरफ बढ़ने लगा। वही लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव ने अपनी आंखें छोटी करके अपने दांत पीसते हुए उससे पूछा, तुमसे किसने कहा कि मैं मॉन्स्टर हूँ और लोगों को उठा ले जाता हूँ? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी वीर की तरफ इशारा करके बोली, वीर भाई ने मुझसे कहा था कि डेविल मानव बॉस एक मॉन्स्टर है। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव को गुस्सा आने लगा। वही वीर जो डोर के पास पहुंच गया था, उसके पैर लिटिल अवनी की बात सुनकर वही जम गए। वीर ने पीछे मुड़कर मानव को देखना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह मानव को देख पाता एक सेब आकर उसके सर पर लगा। वीर अपना सर पकड़कर चिल्ला उठा, ये मार डाला रे, बड़ी तेज लगी अपन को, किस माई के लाल ने अपन को मारा। इतना कहने के बाद उसने मानव की तरफ देखा, जो अपने हाथ में एक और सेब लेकर बेड पर बैठा उसे ही घूर रहा था। वही लिटिल अवनी जोर जोर से ताली बजाते हुए खुश होकर मानव की गर्दन में अपना एक हाथ रखकर बोली, हब्बी, आपका निशाना कितना अच्छा है। एप्पल सीधा जाकर वीर भाई के सर पर लगा। इतना कहने के बाद कुछ सोचकर लिटिल अवनी की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी चमकती आंखों से मानव की तरफ देखकर कहा, हब्बी, मुझे भी निशाना लगाना है। आप लिटिल अवनी को भी एक एप्पल दो ना, ताकि मैं भी वीर भाई के सर पर निशाना लगा सकूं। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानस के चेहरे पर एक शैतानी आ गई। वही दूसरी तरफ वीर के कानों में जैसे ही लिटिल अवनी की बात पड़ी, उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। सिंह मिशन। सिंह परिवार के सभी सदस्यों ने इस वक्त सफ़ेद कपड़े पहन रखा था। वह सभी इस वक्त हॉल में मौजूद थे। अभी और राज सोफे पर बैठकर चिप्स खा रहे हैं। नीरज जी शीशा लेकर खुद के बाद सवार रहे थे और नीता जी प्याज काट रही थी, जिसके कारण उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हॉल में एक बड़ी सी फोटो रखी हुई थी जिसे सफ़ेद कपड़े से ढका गया है।
ठीक 1 मिनट बाद घर के बाहर उन्हें कार रोकने की आवाज़ सुनाई देती है। कार की आवाज़ सुनकर सिंह फैमिली जल्दी से अपना सारा काम छोड़कर उस बड़ी सी फोटो के सामने बैठकर रोने की एक्टिंग करने लगी। अभी ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, मेरी बेबी सिस्टर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कम से कम कुछ दिन और रुक जाती, कल दीपावली है, पटाखे तो जला कर जाती। अभी के बाद राज ने अपने झूठे आंसू पूछते हुए कहा, बेबी सिस्टर हमारा तो छोड़ो, कम से कम जीजू के बारे में तो सोचा होता कि वह तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। राज की बात सुनकर नीता जी ने इमोशनल होकर उससे कहा, बेटा लिटिल अवनी के बाद अब हमें ही मानव का ध्यान रखना है, वरना मानव उसके बिना जी नहीं पाएगा। वही घर के इंट्रेंस पर खड़ा इंसान इन सभी को देख रहा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि ऋषि था। ऋषि के साथ एक अनजान इंसान भी मौजूद है जो एक बड़ी सी मुस्कान लिए सिंह फैमिली को ही देख रहा। ऋषि घर के अंदर आकर उस फोटो पर से सफ़ेद कपड़ा हटाते हुए सभी से गुस्से में बोला, आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे लिटिल अवनी मर चुकी है, वह जिंदा होगी, मुझे पूरा यकीन है, इसलिए इस फोटो को यहाँ से हटाइए अभी के अभी। जैसे ही ऋषि ने उस फोटो से कपड़ा हटाया, उस फोटो में मौजूद इंसान को देख पूरी सिंह फैमिली सदमे में चली गई, सिवाय नीरज जी के। अभी राज और नीता जी अभी अपने होश में वापस भी नहीं आए थे कि नीरज जी की आवाज़ सुनकर उन तीनों को चक्कर आने लगे। नीरज जी ने अपने सामने रखी फोटो को देखकर इमोशनल होते हुए कहा, यहाँ आए, मेरा हीरा जैसा दामाद मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं किसे परेशान करूंगा, इसके लिए खाना बनाऊंगा, कौन मुझ पर गुस्सा करेगा, नहीं मानव जान तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नीरज जी ने पता नहीं और क्या क्या कहा, जिसे सुनकर राज ने अभी के कान में धीरे से कहा, अभी बेबी सिस्टर के बजाय जीजू की फोटो यहाँ क्या कर रही है? हमारे प्लान के मुताबिक तो हमें लिटिल बेबी सिस्टर के मरने पर रोना था, ना कि जीजू के। राज की बात सुनकर अभी ने कुछ सोचते हुए राज कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब ने मिलकर अपना प्लान चेंज कर दिया हो? अगर ऐसा है तो हमें भी डेड का साथ देना चाहिए। इतना कहकर अभी और आज भी अपने प्यारे डैडी के साथ मानव के मौत का मातम मनाने लगते हैं। वही ऋषि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नीरज जी अभी और राज मानव का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। लेकिन जब उसने अपनी गर्दन नीचे करके उस तस्वीर को देखो तो चौंक गया। उसने अपने मन में सोचा, ये कहीं मानव सच में तो नहीं मर गया? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि मानव के बचने के चांसेस बहुत ही कम है। वही नीरज जी के बगल में बैठी नीता जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने अपने सर पर हाथ रखते हुए खुद से ही कहा, यह भगवान, यह सब क्या हो रहा है? यह लिटिल अवनी की जगह मानव की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? और सबसे बड़ी बात, मानव की तस्वीर यहाँ लेकर कौन आया? इतना कहने के बाद नीता जी की नज़र अपने प्यारे पति पर गई है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह सब उनके प्यारे पति का ही किया धरा है। बेचारी नीता जी को क्या पता, असली धमाका तो अभी बाकी है। नीता जी यह सब सोच रही थी कि तभी उन्हें घर के इंट्रेस से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गई। घर के अंदर आरव, विक्की और जिम्मी रोते हुए आए और मानव के फोटो के सामने बैठ गए। वो तीनों अपने हाथ पैर मार मार के ऐसे रो रहे थे जैसे कोई उनका कीमती सामान चुरा कर भाग गया हो। आरव ने रोते हुए कहा, बॉस आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, मैं कुछ वक्त के लिए बाहर क्या गया, आप अपना जरा सा भी ध्यान नहीं रख पाए और हमें छोड़कर चले गए। बॉस मेरे जैसे अनाथ को आपने सहारा दिया, एक भाई का प्यार दिया, अब मेरा क्या होगा बॉस, प्लीज वापस आ जाइए। जिम्मी, विक्की और आरोप में से सबसे बुरी हालत तो आरव की थी। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, क्योंकि बेचारे को यह नहीं पता था कि यह सब एक्टिंग कर रहे हैं। सभी लोगों ने आरव को अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, मगर विक्की और जिम्मी को सब पता था। वह दोनों अपनी आंखें आरव को ही देख रहे थे। आरव रोते हुए अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे अपने आंसू पूछते हुए कहा, अग आप नहीं तो मैं भी नहीं, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं खुद को खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद वह अपनी गन निकालकर लोड करने लगा। आरव की यह हरकत देख सभी लोग अपनी आंखों बड़ी करके उसे ही देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कोई था जो सिंह मिशन में हो रहे पूरे ड्रामे को अपने टेबलेट में देख रहा था। सिंह मिशन में हो रहे ड्रामे को देख उस इंसान के माथे पर बल पड़ गए। वही उस इंसान के बगल में खड़ा दूसरा लड़का अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। आखिर कौन है यह इंसान जो सिंह परिवार पर चोरी छुपे नजर रख रहा है? आखिर क्यों मानव ने अवनी के मरने का ड्रम किया? क्या सिंह फैमिली के ऊपर मंडरा रहा है कोई खतरा?
क्या इस खतरे से मानव सबको बचा पाएगा? ऋषि के साथ वह इंसान कौन है जो सिंह मिशन में आया था? और क्या मानव लिटिल अवनी को पटाखे जलाने देगा जाने के लिए बने रहें? वहीं दूसरी तरफ कोई था जो सिंह मिशन में हो रहे पूरे ड्रामे को अपने टेबलेट से देख रहा था। सिंह मिशन में हो रहे इस ड्रामे को देखकर उस आदमी के माथे पर बल पड़ गए। वही उस आदमी के बगल में खड़ा दूसरा आदमी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। अब आगे वह इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद मानव है। मानव गुस्से से लगातार टेबलेट की स्क्रीन को घूर रहा था। उसने परेशान होकर अपना एक हाथ सर पर मसलते हुए अपने बगल में खड़े वीर से कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा? क्योंकि जिस तरह की ससुर जी की हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस इंसान को पकड़ भी पाएंगे जो बेबी को मारना चाहता है। इससे अच्छा तो मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता। बेकार में ही अपने बेअक्ल और बेवकूफ ससुर जी को इस प्लान में शामिल कर लिया। इतना कहने के बाद मानव वीर की तरफ देखने लगा जो लगातार उसके बगल में देख रहा था। मानव वीर की नज़रों का पीछा किया तो पाया उसकी लिटिल वाइफ उसे ही गुस्से से लगातार घूर रही है। मानव को पहले कुछ समझ नहीं आया, मगर अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मानव ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से बोला, ओह गौर, यह मैंने क्या कर दिया? पापा की परी के सामने उसके ही पापा की बुराई कर दिया। मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था कि बेबी एक बार को मुझे भी पीट सकती है, मगर ससुर जी की बुराई बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। मानव डरते हुए लिटिल अवनी की तरफ देखने लगा। फिर उसने एक फीकी के साथ लिटिल अवनी से कहा, बेबी वह मैं बोल रहा था कि आप। मानव इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि लिटिल अवनी उस पर मक्के बरसाने लगी। लिटिल अवनी ने बेड पर रखा पिलो उठाया और उससे मानव को मारने लगी। मारने के साथ साथ वह चिल्ला भी रही थी, यह हब्बी बुरे हब्बी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैडी को बुरा कहने की? मैं डैडी से आपकी शिकायत करूंगी। आज मैं आपको मार मार के चटनी बना दूंगी, समझे आप? वही बेचारा मानव बार बार अपनी लिटिल वाइफ से रिक्वेस्ट कर रहा कि वह उसे छोड़ दें। ए बेबी प्लीज अब बस करो, प्लीज अब मत मारो। बेबी आई एम सॉरी, मैं दोबारा डैडी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। बेबी प्लीज छोड़ दो। मानव को इस तरह पिटता हुआ देख वीर को बहुत मजा आ रहा था। उसने अपने जेब से एक चॉकलेट निकाली और सोफे पर बैठकर अपने सामने चल रहे सीन को देखकर एंजॉय करने लगा। 15 मिनट बाद वीर और मानव दोनों ने अपने कान बंद कर रखे थे क्योंकि लिटिल अवनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। लिटिल अवनी का ध्यान अपने डैडी से हटकर अचानक ही पटाखों पर फिर से आ गया। उसने रोते हुए वीर और मानव से कहा, पटाखे चाहिए, मुझे पटाखे जलाने हैं। आह हाँ हा हा। वही मानव अपनी लिटिल वाइफ से परेशान होकर उसको चुप कराते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें पटाखे मिल जाएंगे, ओके। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी चुप हो गई। फिर अंगड़ाई लेते हुए मानव के ऊपर लेते हुए बोली, अब मुझे नींद आ रही है, हब्बी आप मुझे कल सुबह जगा देना ताकि मैं पटाखे जला सकूं। इतना कहकर वो सो गई। लिटिल अवनी के सोते ही वीर ने मानव से कहा, बॉस आपने मैडम को परमिशन क्यों दे दी पटाखे जलाने के लिए? आपको याद है ना, हर बार यंग मैडम पटाखे के साथ साथ घर, इंसान और पता नहीं क्या क्या जला देती है। पिछली बार तो सीधा आपकी कार में ही ब्लास्ट कर दिया था। मुझे डर है कहीं कल वह पटाखे जलाने के नाम पर पूरे हॉस्पिटल को ही ना जला दें। वीर की बात सुनकर मानव ने जवाब दिया, ये वह सब मैं संभाल लूंगा, वैसे भी बेबी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। खैर वह सब छोड़ो। इसके बाद मानव ने सीरियस होकर वीर से कहा, उस इंसान का जल्द से जल्द पता करो जो बेबी को मारना चाहता है। अच्छा हुआ हमें समय पर पता चल गया कि कोई बेबी को मारना चाहता है। उस इंसान ने तो मेरे रूम बॉम्ब तक रख दिया ताकि बम ब्लास्ट से बेबी की मौत हो जाए। यही नहीं, दिन में 11 से 15 बार वह बेबी पर जानलेवा हमला भी करवाता है। यह जो कोई भी है पक्का बेबी के मरने की खबर सुनकर अब तक शांत हो गया होगा और उसका ध्यान हम पर नहीं होगा। यही सही समय है उसके बारे में पता करके उस पर हमला करने का। मानव की बात सुनकर वीर ने जवाब दिया, बॉस आप सही कह रहे हो, अगर वह हमलावर सामने होता तो अब तक हम उसे पकड़ चुके होते, लेकिन कायरों की तरह छुपा हुआ है। जब तक हमें पता नहीं चल जाता उस इंसान के बारे में तब तक यंग मैडम को हमें सबकी नज़र से छुपा के रखना होगा। ऐसे ही 5 मिनट तक दोनों बातें करते हैं। उसके बाद वीर चला जाता है और मानव लिटिल अवनी को गले लगाकर सो जाता है। रात का वक्त कुणाल और विनय शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक लड़की बेहोश मिली। जब विनय ने उस लड़की को देखा तो वह उसे पहचान गया। वह लड़की विनी थी जिससे वह आखिरी बार हॉस्पिटल में मिला था।
विनी के सर पर और हाथ पर चोट लगी हुई थी, जिसे देख विनय घबरा गया। उसने विनी को उठाकर कार में बैठाया। विनी की ऐसी हालत देख कुणाल ने विनय से पूछा, ये यहाँ क्या कर रही है? शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर। कुणाल की बात सुनकर विनय ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए जवाब दिया, ये पता नहीं भाई, यह बात तो हमें विनी ही बता सकती है। इतना कहने के बाद उसने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। सिंह मेशन। नीताजी ने एक एक डंडा अभी राज और नीरज जी को मारते हुए कहा, तीनों के तीनों निकम्मे हो, एक काम भी ढंग से नहीं होता। फिर नीरज जी को एक और डंडा मारते हुए बोल, और आपकी हिम्मत कैसे हुई उस तस्वीर को चेंज करने की? नीताजी की मार खाने के बाद नीरज जी ने अपने हाथ को सहलाते हुए जवाब दिया, मेरी लिटिल राजकुमारी क्यों मरे? मेरे दुश्मन। इतना कहने के बाद वह तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर वह एक सेकंड भी वहां रुके तो उनकी पत्नी उन्हें मार मार कर कचूमर बना देगी। वहीं नीताजी अपने पति की हरकत देखकर चिढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उस वक्त उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ जोड़ते हुए अर्जुन से कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी बहन पर हमला किया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि स्टार गैंग का लीडर है, जिसने लिटिल अवनी पर जानलेवा हमला किया था। अर्जुन ने उस आदमी को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने कहा कि यह सब करने के लिए तुम्हें किसी ने पैसे दिए थे, जब तुम्हें यही नहीं पता कि वह इंसान कौन है तो अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। इतना कहते ही अर्जुन ने उस आदमी के सर के बीचों बीच गोली मार दी। फिर उस जगह से चला गया। उस जगह से बाहर निकलकर जब अर्जुन अपनी कार में बैठा तभी उसके पास सोना का कॉल आया, जिसे देखते ही उसके माथे से पसीना निकलने लगा। अर्जुन ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से सोना की चिल्लाने की आवाज आई, अर्जुन कामचोर कहीं के, सारा काम घर का पड़ा हुआ है और तुम गायब हो गए। कहाँ हो इस वक्त? तुम जहाँ भी हो जल्दी से घर वापस आओ, वरना तुम्हारी फैमिली के पास पहुंच जाओगी, समझे? सोना की धमकी सुनकर अर्जुन ने डरते हुए कहा, जान मैं बस अभी आ रहा हूँ। इतना कहते ही वह अपनी कार स्टार्ट करके निकल गया। वहीं पीछे खड़े अर्जुन के बॉडीगार्ड हैरानी से अपने बॉस को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बॉस किसी से डर भी सकता है। कुणाल का फार्म हाउस। विनय ने विनी को अपनी गोद में उठाया और अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में पहुंचकर उसने विनी को बेड पर लिटाया और उसके घाव पर पट्टी करने लगा। पट्टी करने के बाद उसने देखा विनी के कपड़े जगह से फटे हुए हैं। यह देख उसने खुद से कहा, विनी जिसने भी तुम्हारी यह हालत की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने के बाद विनय ने अपनी एक शर्ट विनी को पहना दिया और उससे गले लगाकर सो गया। अगली सुबह वीर और आरव जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे। उनके सामने से 2 लड़कियां भागते हुए आ रही थी। उन दोनों लड़कियों को देख वीर और आरव अपनी जगह पर जम गए। उन्हें तो यह भी ध्यान नहीं था कि वह दोनों अपनी जगह से हट जाए। वह दोनों लड़कियां सीधा वीर और आरव के ऊपर चढ़ गई। बेचारे वीर और आरव की आंखें तो सदमे से फैल गई। आखिर कौन है यह लड़की जो आरव और वीर के ऊपर चढ़ गई? क्या मानव अवनी को पटाखे जलाने देगा या फिर अवनी कोई नया तरीका ढूंढेगी? विनी के साथ आखिर क्या हुआ था जो बेहोशी की हालत में शहर के बाहर एक सुनसान जगह विनय को मिली? सुबह का वक्त। मानव का वार्ड। ब्लास्ट की आवाज से अचानक मानव की नींद खुल गई। बेड से उठते ही उसकी नज़र सबसे पहले अपने बगल में गई जहां लिटिल अवनी कल रात लेटी थी। मानव यह देखकर चौंक गया कि लिटिल अवनी अपनी जगह पर नहीं थी। मानव अभी यह सोच रहा था कि आखिर इतनी सुबह सुबह उठकर लिटिल अवनी कहाँ जा सकती है। तभी उसके कानों में एक बार फिर से कुछ ब्लास्ट होने की आवाज आई पड़ी। मानव ने उस दिशा में देखा जिधर से आवाजें आ रही थी। वह तुरंत अपने वार्ड में बने वॉशरूम के अंदर चला गया। वॉशरूम के अंदर का नजारा देखकर मानव ने चौंक होते हुए कहा, यह सब क्या है? बेचारा मानव हैरान हो भी क्यों ना, लिटिल अवनी वॉशरूम के अंदर पटाखे जला रही थी। इस वक्त लिटिल अवनी के हाथों में रॉकेट था जिसे उसने जलाने का पूरा प्लान बना लिया था। इससे पहले कि वह उसे जला पाती, मानव ने आगे बढ़कर तुरंत उसके हाथों से रॉकेट छीनते हुए कहा, बेबी आप यह सब क्या कर रहे हो? अचानक से मानव के वहां आ जाने से लिटिल अवनी चौंक गई। उसने डरते हुए मानव की तरफ देखकर जवाब दिया, हब्बी वो मैं। लिटिल अवनी को हकलाता देख मानव ने गुस्से से उससे पूछा, क्या वो? और क्या आप पागल हो गई हो? आपको पता भी है अभी अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो आप इस रॉकेट को यहाँ जला देती तो क्या होता? आपको पता भी है वॉशरूम में ब्लास्ट होने से आप जल भी सकती हो।
मानव के गुस्से को शांत करवाते हुए लिटिल अवनी ने उससे कहा, हब्बी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे वह रॉकेट वापस दे दो, और वैसे भी अगर मुझे चोट लग भी जाती है तो डॉक्टर अंकल से इलाज करवा लूंगी। लिटिल अवनी का इतना कहना था कि मानव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मानव ने लिटिल अवनी को कसकर पकड़कर दीवार से सटाते हुए अपने दांत पीसकर एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की? तुम्हारी बॉडी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब वह मेरी है, और मेरी बॉडी को कोई भी नुकसान पहुंचाए मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी ने अपने थूक को गटकते हुए कहा, हब्बी मैं ठीक हूँ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मानव ने गुस्से से लिटिल अवनी को देखते हुए उससे सवाल किया, क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी ने बिना सोचे समझे बोल बिना इस बात की परवाह किए बगैर कि उसकी बात सुनकर मानव कैसे रिएक्ट करेगा, हब्बी, अभी तो मुझे चोट भी नहीं लगी तो आप इतना गुस्सा कर रहे हो, अगर मैं किसी दिन मर गई तो आप क्या करोगे? लिटिल अवनी का इतना कहा ही था कि तभी उसे ये बुम की आवाज के साथ कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए लिटिल अवनी डर से कांप गई। वही मरने की बात सुनकर मानव ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर लगे शीशे पर मारते हुए कहा, ये हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मरने की बात करने की? मैंने कभी किसी को इतना अधिकार नहीं दिया कि वह तुम्हें मुझसे छीन सके। अगर किसी ने भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, फिर वह चाहे कोई भी हो। इतना कहने के बाद मानव जबरदस्ती लिटिल अवनी को किस करने लगा। वही हॉस्पिटल के बाहर वीर और आरव दोनों हैरान होकर अपनी जगह पर खड़े थे। जो लड़की वीर के गले लगी थी उसने वीर से कहा, वीर आप आ गए, मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की जो आरव के गले लगी थी उसने भी आरव से कहा, श्रीदी बिल्कुल सही कह रही है, मिस्टर हैंडसम, मैं भी आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। वीर और आरव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह दोनों अपने मन में यही सोच रहे थे कि एक तो वह दोनों इन लड़कियों को बिल्कुल भी जानते नहीं है, ऊपर से यह दोनों लड़कियां ऐसे बोल रही है जैसे वह एक दूसरे को सालों से जानते हो। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए वीर और आरव ने उन दोनों लड़कियों को खुद से अलग करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, हम आपको नहीं जानते। वीर की बात सुनकर श्री ने बड़े ही एटीट्यूड से जवाब दिया, कोई बात नहीं, जब हमारी शादी होगी तब तुम मुझे जान जाओगे। श्री की बात सुनकर उसकी छोटी बहन खुशी ने भी आरव से कहा, जो श्रीदी ने वीर जीजू से बोला वह सब बातें मेरी तरफ से आपके लिए सेम टू सेम। अपने सामने खड़ी दोनों बेशर्म लड़कियों की बातें सुनकर वीर और आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। कुणाल का फॉर्म। सूरज की तेज रोशनी खिड़की से होते हुए सीधा बेड पर लेटी विनी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। बेड से उठते हुए जब उसने अपने आसपास देखा तो हैरान हो गई। हैरान होकर उसने खुद से कहा, यह कौन सी जगह है? इतना कहकर उसने डरते हुए अपने चारों तरफ देखा, मगर जैसे ही उसकी नज़र अपने बगल में सो रहे हैं इंसान पर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई। आह! हा हा! विनी की चीख सुनकर विनय नींद से जाग गया। उसने विनी को देखते हुए अपनी अलसाई आवाज में उससे पूछा, विनी तुम क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो? विनय की आवाज सुनकर विनी को होश आया। उसने डरते हुए विनय से पूछा, जो इस वक्त बिना शर्ट के बिस्तर पर लेटा हुआ था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह भी मेरे साथ एक ही बेड पर, तुमने तो शर्ट भी नहीं पहनी। फिर अपनी तरफ इशारा करके उससे हकलाते हुए आगे बोली, यह मेरे कपड़े किसने चेंज किए? मैंने किसकी शर्ट पहनी है, बोलो। विनी को ऐसे डरता देख विनय ने एक स्माइल करते हुए जवाब दिया, जान तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है? विनय की बात सुनकर विनी ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, क्यों, क्या कुछ हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। विनय ने सोचा क्यों ना विनी को थोड़ा परेशान किया जाए, इसलिए उसने विनी के करीब जाकर उससे धीरे से कहा, बेबी कल रात मेरे साथ सोने के बाद तुम यह कैसे बोल सकती हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और वैसे भी वह सब तो तुमने ही शुरू किया था। विनी ने चौंकते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, और वैसे भी कौन सा तुम दूध के धुले हो? लास्ट वाली लाइन विनी ने गुस्से से कही थी। विनय ने विनी का हाथ पकड़कर कहा, खुद को देखो, तुमने इस वक्त केवल मेरी एक शर्ट पहनी है और हम दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? विनय की ऐसी बात सुनकर विनी ने पहले खुद की तरफ देखा, फिर विनय के बाल पकड़ते हुए चिल्लाकर बोली, घटिया इंसान, आज तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम जिंदा नहीं बचाओगे, मुझे अच्छे से पता है।
तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ यह सब किया है न क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें थप्पड़ मारा था। बोलो, जल्दी बोलो। विनय ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। विनी जान छोड़ो मुझे, और अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बीच जो होना था वो तो हो ही गया। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करके अपने होने वाले बच्चे को अपना नाम जरूर दूंगा। विनय की ऐसी बातें सुनकर विनी उसके ऊपर चढ़कर बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? और वैसे भी मैं खुद अपनी शादी के मंडप से भाग कर आई हूं, तो भला मैं फिर तुमसे शादी क्यों करूंगी? और यह बच्चे कहाँ से आ गया? विनय ने तुरंत जवाब दिया, जान, कल रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ वक्त बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। विनी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अपना मनहूस मुंह बंद रखो, समझे? ओ हूँ। इसके आगे विनी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि विनय ने उसे एक किस कर लिया। वही विनय के रूम के बगल में कुणाल, जो अपने कमरे में चैन से सो रहा था, वह विनय और विनी की आवाज सुनकर जाग गया, क्योंकि वह दोनों बहुत ही तेज तेज बोल रहे थे। कुणाल ने अपने कान पर पीलो रखते हुए चिढ़कर कहा, बेशर्म इंसान धीरे नहीं बोल सकता, और उस बेचारी बच्ची विनी को कैसे बेवकूफ बना रहा है, कमीना कहीं का। इसके चालाकी के आगे तो लोमड़ी भी फेल है। इतना कहकर कुणाल सोने की कोशिश करने लगा, मगर बगल वाले रूम से आ रही इतनी तेज आवाज सुनकर को उठकर बैठ गया। कुणाल ने चिढ़कते हुए खुद से कहा, इनकी चिल्लाने की आवाज सुनने से अच्छा है कि मैं थोड़ा बाहर घूम आऊं। इतना कहकर वह फ्रेश होने के बाद अपने फार्म हाउस से बाहर चला गया। वही दूसरी तरफ वही अर्जुन बेड पर लेटा चैन से सो रहा था। तभी अचानक से किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। ठंडा पानी जैसे ही अर्जुन के चेहरे पर पड़ा, वह चिल्लाते हुए उठा, मानव जल्दी करो, सबको बचाव, बाढ़ आ गई है, मानव रेस्क्यू टीम को बुलाओ जल्दी। जब अर्जुन को किसी के हंसने की आवाज आई तो उसने अपनी आंखें खोल कर देखा। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वह चौंक गया। अचानक से उसके मुंह से निकला, ए छोटे कद्दू। कौन है वह इंसान जिसने अर्जुन के ऊपर ठंडा पानी फेंका, और अर्जुन उसे छोटा कद्दू क्यों कह रहा था? अवनी के मरने की बात सुनकर मानव आग बबूला हो गया था कि क्या लिटिल अवनी उसे शांत कर पाएगी या नहीं। विनी क्या विनय से शादी करेगी, या फिर वह अपनी शादी के मंडप की तरह विनय के पास से भी भाग जाएगी? आखिर कौन है खुशी और श्री जिन्होंने दी है वीर और आरव की जिंदगी में दस्तक? जानने के लिए आगे बने रहे। ठंडा पानी पड़ने से अर्जुन की सारी नींद गायब हो गई। वह बेड से खड़ा हुआ और आदि को बुरी तरह घूरने लगा। आदि भी कम नहीं था, वह भी अर्जुन को अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से घूर रहा था। इससे पहले अर्जुन उससे कुछ बोलता, आदि ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा, आदि, ओह मिस्टर अर्जुन सिंह, आप और कब तक मेरे घर रुकने वाले हैं? क्या आपके पास आपका घर नहीं है, जो जब देखो आप मेरे घर आ जाते हैं? आदि के मुंह से यह सब सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए आदि से कहा, अबे ओए छोटे कद्दू, बहुत ज्यादा मुंह नहीं चल रहा तेरा? अर्जुन की बात सुनकर आदि की भौहें तन गई। उसने पहले अर्जुन को घूर करके देखा, फिर गुस्से से बोला, पहले आप मुझे यह छोटा कद्दू कहना बंद करिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बात, आप कब मेरे घर से जा रहे हैं? जब से आए हैं बस मेरे घर का राशन पानी खत्म कर रहे हैं। आपको पता भी है मेरी मम्मा कितनी मेहनत से पैसे कमाती है। आदि की बात सुनकर अर्जुन ने अपना मुंह बनाते हुए सोचा, ये क्या सच में मैं इस घर का राशन पानी खत्म कर रहा हूँ? बड़ा आया मुझे बताने वाला। जब से मैं इस घर में आया हूँ तब से यह घर मेरे ही पैसों से चलता है। अर्जुन को इस तरह अपने ही ख्यालों में गुम देख आदि ने उसके हाथ को पकड़कर हिलाते हुए उससे फिर से पूछा, ए मिस्टर सिंह, आप बताइए आप मेरे घर से कब जा रहे हैं? क्योंकि यह मेरा घर है, न कि कोई धर्मशाला जो आप जब चाहे तब आ जाए। अर्जुन ने उस छोटे कद्दू की तरफ घूर के देखा जो उसके सामने खड़े होकर उसे घर से निकल जाने को कह रहा है। अर्जुन ने आगे बढ़कर आदि को अपने एक हाथ से पकड़कर हवा में लटका दिया और फिर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोला, अर्जुन, वाह मेरे प्यारे लिटिल मॉन्स्टर, पूरे दिन मैं नौकरों की तरह यहाँ काम करता हूँ, तुम्हारे मम्मा की डांट के साथ साथ मार भी रहता हूँ और खुद के ही पैसों से घर का सारा सामान खरीद कर लाता हूँ। तो अब तुम ही बताओ मेरे कारण कैसे तुम्हारे घर का राशन पानी खत्म हो रहा है? सबसे बड़ा फायदा तो तुम दोनों माम बेटे का हो रहा है, क्योंकि द अर्जुन सिंह तुम्हारे घर में न सिर्फ रुका है बल्कि नौकरी की तरह काम भी कर रहा। आदि ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, छोड़ो मुझे क्रोकोडाइल अंकल, वरना ले मम्मा से आपकी शिकायत करूंगा, समझे आप? आदि के मुंह से अपने लिए ये क्रोकोडाइल अंकल ये शब्द सुनकर अर्जुन ने उससे पूछा, यह तुम मुझे क्रोकोडाइल अंकल क्यों बोल रहे हो और क्या कहा तुम मेरी शिकायत अपनी मम्मा से करोगे? आदि ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मम्मा आपको ऐसे ही नामों से बुलाती है,
इसलिए मैं भी बोलता हूँ, अब आप मुझे छोड़ दो वरना मैं चिल्लाकर मामा को अभी बुला लूंगा। अर्जुन ने आदि से बड़े ही एटीट्यूड से कहा, ठीक है, हिम्मत है तो बुलाओ अपनी मम्मा को। अर्जुन के इतना कहते ही आदि जोर से चिल्लाया, ए मम्मा बचाओ, मम्मा यह खतरनाक अंकल मुझे मार रहे हैं। वही सोना जो नीचे किचन में अपने लिए कॉफी बना रही थी अचानक से आदि के चिल्लाने की आवाज सुनकर चौंक गई। वह तुरंत किचन से निकलकर आदि के पास पहुंची। सोना ने देखा कि अर्जुन ने उसके प्यारे बच्चे को कैसे लटका रखा है। वह तुरंत अर्जुन पर चिल्लाते हुए आदि को उससे छुड़वाने लगी। अर्जुन, यह क्या हरकत है? छोड़ो आदि को, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वह रो रहा है? सोना के अचानक वहां आ जाने से अर्जुन हड़बड़ा गया। उसने आदि को नीचे उतारते हुए सोना से कहा, देखो अपने बेटे को सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहा है। सोना ने अर्जुन को आंख दिखाते हुए कहा, मेरा भोला बच्चा कभी किसी को परेशान नहीं करता समझे। अरे देखो उसकी शक्ल इतना भोला और सीधा है कि कोई भी उसे आसानी से परेशान कर सकता है। अर्जुन ने आदि की तरफ देखा जो सोना की नजरों से बचकर उसे ही चिढ़ा रहा था। ये देख अर्जुन ने सोना से कहा, हाँ दिख रहा है तुम्हारा बेटा कितना भोला है। तुम और तुम्हारा बेटा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। इतना कहकर वो तुरंत वॉशरूम में चला गया। वही सोना को अर्जुन की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उसने आदि का हाथ पकड़ा और रूम से चली गई। सिंह मिशन में अभी अपने रूम से बाहर आते ही किसी से टकरा गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अबे कौन है जो सुबह सुबह उल्लू बनकर घूम रहा है? इतना कहकर जैसे ही उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा वह चौंक गया। अभी ने सामने वाले इंसान से पूछा, तुम कौन हो? इससे पहले तो मैंने तुम्हें इस घर में नहीं देखा। सामने वाले इंसान ने जवाब दिया, तुमसे मतलब कि मैं कौन हूँ? इतना कहकर वो इंसान वहां से चला गया। उस इंसान को जाता हुआ देखकर अभी ने खुद से कहा, यह तो मानव जीजू और लिटिल बेबी सिस्टर के रूम की तरफ जा रहा है। हे भगवान, कहीं ये चोर तो नहीं? इतना कहकर वह भी उस इंसान के पीछे पीछे चला गया। मानव के रूम में पहुंचकर अभी ने देखा वह इंसान उसकी बहन के कपड़ों को एक बैग में पैक कर रहा है। अभी ने उस इंसान से पूछा, ये तुम मेरी बेबी सिस्टर के सामान को क्यों पैक कर रहे हो, बोलो? उस इंसान ने चिढ़कर कहा, अभी अपना मुंह बंद रखो। अभी ने उससे कहा, क्या आजकल के चोर नाम भी पता करके आते हैं? और क्या तुम यहाँ चोरी करने आए हो? लेकिन तुम्हें भला मेरी बेबी सिस्टर के सामान की क्या जरूरत है? अभी की बात सुनकर उसने इंसान ने गुस्से से कहा, मैं क्या तुम्हें चोर नजर कराता हूँ? मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मेरा नाम जीव राजवंशी है, समझे? जीव की बात सुनकर अभी ने अपना सर हिलाते हुए उससे कहा, ओह अच्छा जीव राजवंशी। फिर अभी कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुमको कहीं देखा है, और तुम्हारा नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जीव अभी के हरकतों से परेशान हो गया। उसने अभी से कुछ न बोलना ही बेहतर समझा, इसलिए वह उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मानव के वर्ल्ड में एक सीक्रेट रूम बना था जिसके बारे में सिर्फ मानव, वीर और जीव को ही पता था। मानव इस वक्त अपने वर्ल्ड में बने सीक्रेट रूम के सोफे पर बैठकर लिटिल अवनी को घूर रहा था। मानव ने उसे घूरते हुए कहा, ए बेबी, यहाँ मेरे पास आओ और ब्रेकफास्ट करो। लिटिल अवनी ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं खाना, आप खाओ। लिटिल अवनी मानव से नाराज थी। वह मानव से नाराज होकर बैर पर अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठी, अपने उंगलियों के साथ खेल रही थी क्योंकि मानव ने उसे पटाखे जलाने नहीं दिया और ऊपर से उसे गुस्से में भी बहुत कुछ सुनाया था। यही नहीं, मानव ने लिटिल अवनी का बैग भी फिकवा दिया था क्योंकि उस बैग के अंदर ढेर सारे पटाखे रखे हुए थे। लिटिल अवनी ने अपना मुंह फुलाकर मानव से कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे डैडी के पास जाना है अभी तुरंत। मानव ने लिटिल अवनी को जवाब दिया, नहीं आप नहीं जा सकते, जब तक खतरा टल नहीं जाता तब तक आपको यही मेरे साथ रहना होगा, सबसे छुपकर। लिटिल अवनी ने अपने निचले होठों को काटते हुए अपना मुंह बनाकर कहा, आपने मुझे डांटा और गुस्सा भी किया। लिटिल अवनी को आपसे बात नहीं करनी और ब्रेकफास्ट भी नहीं करना। उसकी बात सुनकर मानव अपनी जगह से खड़ा होकर लिटिल अवनी के पास गया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर प्यार से बोला, ये सॉरी बेबी, अपने प्यारे हब्बी को माफ कर दो, मुझे आपके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर मानव अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने कान पकड़ लिए। लिटिल अवनी का ध्यान मानव के हाथों पर गया जिस पर चोट लगी थी। मानव को यह चोट तब लगी थी जब उसने गुस्से में अपना हाथ शीशे पर मारा था। लिटिल अवनी ने घबराते हुए मानव से पूछा, हब्बी, यह चोट
उसकी बात सुनकर मानव ने पहले अपने राइट हैंड को देखा, फिर भोला सा चेहरा बनाकर बोला, बेबी मुझे राइट हैंड में चोट लगी है, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? आप भी मुझसे नाराज हो, क्या करूं? इतना कहकर मानव ने अपना सर मायूसी से झुका लिया। मानव को इस तरह देखकर लिटिल अवनी ने झट से कहा, हब्बी आप बैठो, मैं पट्टी कर देती हूँ, फिर आपको खिला दूंगी। इतना कहकर वह फर्स्ट डेट बॉक्स लाकर मानव की पट्टी करने लगी, पर बेचारी को पट्टी करना नहीं आता था। उसने मानव के पूरे हाथों में पट्टी लपेट दी, फिर अपने हाथ से उसे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद लिटिल अवनी अपने हाथ में पकड़ी थाली को घूरते हुए चिल्ला पड़ी, यह हब्बी सारा खाना आपने खा लिया, अब लिटिल अवनी क्या खाएगी? आह! हाँ हाँ हाँ! इतना कहकर लिटिल अवनी रोने लगी। वही लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव हैरान हो गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे रोते देखा, मानव ने अपना सिर पकड़ लिया। आखिर कौन है यह जीव राजवंशी? क्या मानव और जीव एक दूसरे को जानते हैं? इनका आपस में क्या संबंध है? आगे आदि अर्जुन को परेशान करने के लिए क्या क्या करेगा, जानने के लिए बने रहें। लिटिल अवनी को रोता देख मानव ने परेशान होकर अपना सर पकड़ लिया। उसने अपने मन में सोचा, इससे अच्छा तो मैं खुद ही अपने हाथ से खाना खा लेता। मानव ने अपना सिर उठाकर लिटिल अवनी को देखा, जो खाली प्लेट को देखकर रो रही थी। मानव ने लिटिल अवनी को चुप कराते हुए कहा, बेबी सारा खाना कहाँ खत्म हुआ है? मैंने तो बस थोड़ा सा ही खाया है, दूसरी प्लेट में देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। मानव की तरफ देखते हुए लिटिल अवनी ने उससे कहा, नहीं कुछ नहीं बचा, इतने में तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा और फिर मैं भूखी मर जाऊंगी। हब्बी लिटिल अवनी को ढेर सारा खाना चाहिए। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव ने पहले हैरानी से उसे देखा, फिर टेबल को देखने लगा। वहीं टेबल पर इस वक्त ढेर सारे सैंडविच, जूस और पास्ता रखा हुआ था। यह सब देखते हुए मानव ने खुद से कहा, इस वक्त यहाँ इतना खाना है कि 3 लोग आराम से खा सकते हैं, मगर बेबी को यह भी कम लग रहा है। इतना कहकर मानव ने अपनी प्यारी वाइफ की तरफ देखते हुए आगे कहा, मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि बेबी इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करती है तो वह खाना और सोना है। बेबी के आसपास अगर ढेर सारा खाना मजबूत होता है तो वह खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है। सच में दुनिया की सबसे यूनिक लड़की मेरे पास ही है। इतना कहकर वो खुद ही हंसने लगा। मानव इधर अपने ही ख्यालों में गुम था। उसने लिटिल अवनी पर ध्यान ही नहीं दिया, जो चुपके से सोफे से उठकर उस सीक्रेट रूम से निकलकर वार्ड में आ गई थी। लिटिल अवनी ने पूरे वार्ड को देखा। अचानक ही उसकी नज़र बेड के बगल में रखे टेबल पड़ी, जिस पर मानव का फ़ोन रखा था। मानव के फ़ोन को देखते हुए लिटिल अवनी की आंखें चमक उठी। उसने उछलते हुए कहा, ये अब मैं सेफ रहूंगी, अब मुझे कोई बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतना कहने के बाद उसने अपने चारों तरफ देखा, कहीं मानव तो यहाँ नहीं है। किसी को वहां न देखकर लिटिल अवनी ने मानव का फ़ोन उठाकर किसी का मैसेज किया। मैसेज करने के बाद लिटिल अवनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ आरव, जो वीर के साथ मानव के बोर्ड के बाहर खड़ा था, अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। उसने जब अपने फ़ोन में आए मैसेज को खोलकर देखा तो एकदम से चौंक गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका डेविल बॉस उसे ऐसा मैसेज क्यों भेज रहा है। वही वीर, जो कब से आरव को ही देख रहा था, उसने आरव को इतना शौक देखकर उससे पूछा, आरव क्या हुआ, तुम इतने शौक क्यों हो? वीर के पूछने पर आरव ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपना फ़ोन वीर को पकड़ा दिया। जब वीर ने आरव का फ़ोन देखा तो उसकी भी हालत आरव के जैसे हो गई। वीर ने मैसेज देखते हुए आरव से कहा, बॉस का आर्डर है तो हमें यह करना ही होगा, चलो जल्दी। वीर की बात सुनकर आरव ने अपना सर हाँ मिलाया और दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले गए। कुणाल का फार्म हाउस। विनय अपने लिए, विनी और कुणाल के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और विनी वहीं पास में रखे स्टूल पर बैठी उसे बता रही थी कि कैसे उसके परिवार वालों ने उसकी शादी अपने बचपन के दोस्त मिस्टर मित्तल के बेटे से तय कर दी थी और विनी को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह शादी से भाग गई। विनी तो अपने ही धुन में बोले जा रही थी। उसने विनय पर ध्यान ही नहीं दिया, जो विनी के मुंह से मिस्टर मित्तल का नाम सुनकर चौंक गया था। विनय ने खुद के इमोशन को छुपाते हुए मन में सोचा, ये नहीं, यह वह मित्तल नहीं हो सकते। इस दुनिया में हजारों मित्तल खानदान है। विनय को खुद के ही सोच में गुम देख विनी ने उससे कहा, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? इतना कहकर वह आगे बोली, एक बार को तो मैं तुम्हारे साथ भी सो जाऊं, लेकिन उस लड़के को कभी खुद को छूने भी न दूं। इतना कहने के बाद विनी को रियलाइज हुआ कि अभी अभी उसने विनय से क्या बोल दिया। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली।
वही विनी की बात सुनकर अचानक विनय जो प्याज काट रहा था उसके हाथ रुक गए। उसने एक शैतानी के साथ विनी से कहा, बेबी शायद तुम भूल गई हो कि कल रात हमने साथ में गुजारी थी, वह भी एक ही बेड पर, और मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ सोने के लिए मरी जा रही हो, सही कहा न मैंने? विनी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से कहा, कमीने घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे यह सब बोलने की? फिर अपने सर पर हाथ रखकर वह परेशान होकर बोली, मुझे लगा था वह सोम मित्तल इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, मगर तुम्हें देखकर अब मुझे लग रहा है कि इस दुनिया में तुमसे घटिया इंसान कोई नहीं होगा। विनय का पूरा ध्यान पोहा बनाने पर था। अचानक ही विनी की बात सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने विनी की तरफ देखकर गुस्से से पूछा, क्या कहा तुमने सोम मित्तल? विनय के गुस्से को देख विनी ने डरते हुए जवाब दिया, यह सोम मित्तल। सोम मित्तल का नाम सुनकर विनय को कुछ याद आने लगता है, जहां एक 15 साल का लड़का अपने परिवार वालों से रोते हुए कह रहा था, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मॉम डैड आप तो मेरा विश्वास कीजिए। उस लड़के की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगे। एक औरत जो शायद उस लड़के की माँ थी, उसने आगे बढ़कर उस लड़के को थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहा, विनू आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? उस औरत की बात सुनकर वह लड़का अविश्वास से अपनी माँ को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके बजाय गैरों पर विश्वास कर रही है। वीनू की नज़र अचानक से अपनी माँ के बगल में खड़े इंसान पर गई जो उसके ही हम उम्र का था। वह लड़का अपने चेहरे पर शैतानी के साथ वीनू को ही देख रहा था। विनय यह सब सोच रहा था कि विनी की आवाज़ सुनकर अपनी सोच से बाहर आया। विनी ने विनय को इतने गुस्से में देखकर उससे पूछा, क्या तुम उस सोम मित्तल को जानते हो? हाँ हाँ। विनी ने इतना कहा ही था कि अचानक से विनय ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। विनय ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबाकर विनी को देखते हुए कहा, आज के बाद अपने मुंह से उस लड़के का नाम मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बाहर जा रहे हैं। इतना कहकर विनय ने उसे छोड़ दिया। विनय की बाहों से छोड़ते ही विनी डर कर वहां से रूम की तरफ भाग गई, क्योंकि आज तक उसने विनय को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। विनी के जाने के बाद किचन के अंदर विनय सोम मित्तल का नाम सुनकर खुद के इमोशन को कंट्रोल करने लगा, मगर वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वही सिंह मेशन में जीव लिटिल अवनी का सारा सामान लेकर सिंह मेशन से जा रहा था कि अभी विकी और जिम्मी नाम की आफत उसके गले आ लगी। अभी खुद तो आया, लेकिन अपने साथ जिम्मी और विक्की को भी बुलाकर जबरदस्ती जीव के कार में बैठ दिया। अभी ने जीव को देखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, समझे? इतना कहकर वो जीव की कार में बैठ गया। उस कार में पहले से ही जिम्मी और विक्की बैठे थे। जीव ने उन तीनों की इस हरकत पर चीढ़ कर कहा, ओह गौर, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? जीव परेशान होकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, मगर जैसे ही वह कार स्टार्ट करने लगा तभी पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला और राज सीट पर आकर बैठ गया। राज को देखकर जीव ने उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? जीव की बात सुनकर राज कुछ जवाब देता उससे पहले ही अभी बोला, मैंने बुलाया है, वह एक्चुअली बात यह है कि हम हमेशा साथ में ही रहते हैं, इसलिए मैंने इसे बुला लिया। फिर जीव को आर्डर देते हुए बोला, अब चुपचाप चलो, मुझे मेरी बेबी सिस्टर से मिलना है। मुझे पता है तुम बेबी सिस्टर के पास जा रहे हो। इतना कहकर अभी ने विक्की की गोद में अपना सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। वही जीव स्पीचलेस होकर उसे देख रहा था। हॉस्पिटल में मानव जैसे ही अपनी सीक्रेट रूम से निकलकर वार्ड में आता है, वहां का नजारा देखकर चौंक गया। वार्ड में आरव और वीर बेचारा सा मुंह बनाकर लिटिल अवनी को देख रहे थे। लिटिल अवनी ने उन दोनों से कहा, मजा आ जाएगा आज तो। वही उसकी बात सुनकर मानव ने उससे पूछा, यह सब क्या है? आखिर क्या संबंध है विनय और मित्तल परिवार का, जो वो मित्तल्स का नाम सुनकर गुस्से में आ गया। लिटिल अवनी ने मानव के फोन से आरव को क्या मैसेज भेजा था जाने के लिए बने रहे। लिटिल अवनी सोफे पर बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रही थी। उसके आसपास खानों का मेला लगा था। लिटिल अवनी के सामने टेबल पर नूडल्स, गोलगप्पे, पिज्जा, कपकेक, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और सोफे के आसपास कुरकुरे, चॉकलेट पनीर के पकोड़े, सैंडविच, मैगी, पोहा, लॉलीपॉप और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। मानव यह सब देखकर हैरान हो गया। उसने आगे बढ़कर लिटिल अवनी के हाथ से नूडल्स को छीनते हुए कहा, बेबी, यह सब आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
मानव की आवाज सुनकर लिटिल अवनी जो अभी तक खाने में बिजी थी उसने अपना सर उठाकर मानव को देखा, फिर उससे बोली, हब्बी यह सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अगर लिटिल अवनी के आसपास ढेर सारा खाना होगा तो वह सेफ रहेगी, फ्यूचर में कभी भी लिटिल अवनी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मानव ने उसे घूर के देखते हुए कहा, क्या मैं आपको खाने को नहीं देता? मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरे देश को खिला सकता हूँ, फिर भी मेरे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। लिटिल अवनी ने जिद करते हुए कहा, हब्बी नहीं, लिटिल अवनी को खाना चाहिए। हब्बी आप ही सोचो, अगर लिटिल अवनी के पास ढेर सारा डिलीशियस खाना और स्नैक्स होंगे तो लोग लिटिल अवनी से जलेंगे, फिर कितना मजा आएगा। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव ने एक गहरी सांस ली और अपनी लिटिल वाइफ को देखते हुए अपना सिर ना हिला दिया। वही लिटिल अवनी सबको पूरी तरह उसे इग्नोर करके अपने सामने रखे डिलीशियस खाने पर टूट पड़ी। मानव भी वीर और आरव से बातें करने लगा। मानव ने वीर से पूछा, सब कुछ कैसा चल रहा है? वीर ने मानव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बॉस हमें पता चला गया है कि इन सब के पीछे उस ब्लैक टाइगर का हाथ है। उसने यंग मैडम पर हमला कराया था और वाह। वीर आगे कुछ भी कहने से झिझक रहा था। मानव ने जब देखा वीर आगे अपनी बात कहने से झिझक रहा है तो उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कठोर लहजे में वीर से पूछा, वह क्या जो बोलना है, जल्दी से बोलो। वीर मानव की कठोर आवाज सुनकर डर गया। उसने डरते हुए अपनी बात पूरी की, बॉस वह हमें पता चला है कि इन सब में ब्लैक टाइगर अकेला नहीं था, मिस्टर सिंघानिया भी इन सब में शामिल थे। इतना कहकर वीर ने अपनी नजरें झुका ली। उसने डेविल मानव को देखने तक की हिम्मत नहीं की। वही वीर की पूरी बात सुनकर मानव का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसका मन सिंघानिया को जान से मारने का कर रहा था। मानव ने खुद से ही कहा, मिस्टर सिंघानिया अगर सच में आप इन सब में शामिल हुए तो आपको नहीं छोड़ूंगा। आपके जैसा घटिया और धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मानव अपने गुस्से को शांत करने लगा, तभी उसके पास जीव का कॉल आया। मानव ने फोन रिसीव करते हुए अपनी कठोर आवाज में कहा, वो बोलो। फोन के दूसरी तरफ से जीव की आवाज आई, भाई यह पागलों की टोली मेरे साथ जबरदस्ती आ गई है, अब मैं क्या करूं? जीव की बात सुनकर मानव ने अपने एक हाथ से माथे को रखते हुए उससे कहा, पागलों को सीक्रेट प्लेस पर ले जाओ, हम भी वही आते हैं। इतना कहकर उसने जीव की बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। वही कार में जीव को जैसे ही लगा फोन कट हो चुका है, उसने अपने फोन को कान से हटाकर घूरते हुए कहा, डेविल, निर्दयी रक्षक कहीं का। फोन काटने के बाद मानव ने लिटिल अवनी से कहा, बेबी आपने कहा था ना कि आपको दिवाली बनानी है, तो चलो चलकर दिवाली मनाते हैं। इतना कहकर वह बिना देरी किए लिटिल अवनी को अपनी गोद में उठाकर सीक्रेट रूम में घुस गया। वहीं दूसरी तरफ कुणाल तैयार होकर जब अपने रूम से बाहर निकला तो उसे विनय और विनी कहीं नहीं दिखे। वह खुद से ही बरबराते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। कुणाल ऑफिस पहुंचते ही अपने केबिन में चला गया। जब वह अपने केबिन में पहुंचा तो उसने देखा उसके केबिन में 2 लड़कियां बैठी है। उन दोनों लड़कियों को देखते ही कुणाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, तुम दोनों आ गई मेरी प्यारी प्रिंसेस। उन दोनों लड़कियों ने वहां कुणाल को देखा तो दोनों खुश होकर उसके गले लग गई। उन दोनों में से एक लड़की ने कहा, भाई आप आ गए हैं, हमने आपको बहुत मिस किया। उस लड़की की बात सुनकर कुणाल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुशी, श्री, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। जी हाँ, यह दोनों लड़कियां खुशी और श्री है, जो आरव और वीर से हॉस्पिटल के बाहर मिली थी। खुशी ने कुणाल से आरव की शिकायत करते हुए कहा, भाई आपको पता है आरव कितना बुरा है, उसने मुझे पहचाना तक नहीं, भाई मुझे वह चाहिए। श्री ने भी कुणाल से कहा, हाँ भाई मुझे भी वीर चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर कुणाल ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी दोनों बहनों से कहा, ओ मेरी प्यारी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अपने भाई की बात सुनकर खुशी उछल पड़ी। गलती से उसका हाथ बगल में रखे फ्लावर वास पर लगा और वह फ्लावर पॉट जमीन पर गिरकर टूट गया। खुशी घबराकर पीछे हो गई। उसने अपने पीछे ध्यान ही नहीं दिया और पीछे रखे टेबल से टकरा गई। टेबल पर रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया। खुशी को देखकर कुणाल और श्री ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, ये लो, गलती की दुकान लग गई अपने काम पर। उन दोनों ने ऐसा क्यों कहा बाद में पता चलेगा। खुशी डरकर कुणाल के पास आते हुए बोली, वह भाई, आहे। उसने इतना ही कहा था कि उसका पैर स्लिप हुआ और वह सीधा जाकर कुणाल के डेस्क के ऊपर गिरी। उसके गिरते ही डेस्क पर रखे कंपनी के सारे कागज और फाइल जमीन पर गिर गए। जैसे ही खुशी डेस्क से उठी,
एक बार फिर उसका पैर फिसला। उसे देखकर कुणाल और श्री एक साथ चिल्लाए, ओहो नहीं, आए 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 आए। वहीं दूसरी तरफ विनायक अपनी कार ड्राइव करते हुए अपनी चोरी नजरों से विनी को देख रहा था। विनी पैसेंजर सीट पर बैठी अपने हाथ में पकड़े अपनी और विनय के मैरिज सर्टिफिकेट को घूर रही थी। आखिर कुणाल और श्री ने खुशी को गलती की दुकान क्यों कहा? क्या कुणाल सच में खुशी, आरव और वीर, श्री की सेटिंग करा पाएगा? क्या कुणाल के जिंदगी में भी आएगा कोई खुशियों की दस्तक देने, उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भरने जाने के लिए? आगे बने रहें आप सभी। खुशी एक बार फिर गिरने वाली थी मगर इस बार कुणाल ने उसे बचा लिया। यह देख श्री ने एक राहत की सांस ली। वहीं सिंह मिशन से निकलने के बाद ऋषि उस अनजान शख्स के साथ अपने घर चला गया था, मगर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने डिसाइड किया कि वह मानव से मिलने हॉस्पिटल जाएगा। ऋषि ने अपने सामने बैठे शख्स से पूछा, मैं मानव से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? यह सब कहते वक्त ऋषि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस शख्स ने ऋषि से कहा, नेकी और पूछ जरूर चलूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। ऋषि सोफे से खड़े होकर बोला, चलो चलते हैं ब्लैक टाइगर। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। जी हाँ, यह शख्स कोई और नहीं असली ब्लैक टाइगर है, जिसका चेहरा आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। ब्लैक टाइगर भी ऋषि के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में मानव लिटिल अवनी को हॉस्पिटल में बने सीक्रेट रूम से लेकर बाहर चला गया। मानव ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि उसकी गैरमौजूदगी में कोई भी उसके बोर्ड में ना जा सके, इसीलिए उसने अपने बेस्ट गार्ड्स को वार्ड के बाहर तैनात कर दिया था। मानव ने अपने और लिटिल अवनी के चेहरे पर मास्क लगा दिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। कार में बैठते हुए लिटिल अवनी खुश होते हुए मानव से पूछा, हबी क्या सच में हम दीपावली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? अपनी लिटिल वाइफ की बात सुनकर मानव ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में दिया। अपनी ने खुश होकर मानव के गालों पर किस करते हुए कहा, हब्बी फिर तो मजा आएगा। लिटिल अवनी को इतना खुश देख मानव भी खुश हो गया। मानव को लगा अब लिटिल अवनी शांति से बैठ जाएगी, मगर ये उसकी गलतफहमी थी। लिटिल अवनी शांत होकर बैठ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। लिटिल अवनी कभी मानव के गाल खींचती तो कभी उसके कान, कभी उसकी नाक को टेप करती है तो कभी उसकी हाथों की उंगलियों को अपने दांत से काट देती। लगभग 10 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। जब मानव परेशान हो गया तो उसने इरिटेट होते हुए लिटिल अवनी को देखकर उससे कहा, बेबी आप शरारती हो गई हो, क्या आपको पनिशमेंट चाहिए? अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपको पनिशमेंट दूं तो आप चुपचाप बैठ जाओ। मानव को परेशान होता देख लिटिल अवनी जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उसने मानव को परेशान करना नहीं छोड़ा। मानव ने इस बार लिटिल अवनी का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह उसके गाल को पकड़ने वाली थी। मानव ने लिटिल अवनी को अपनी गोद में बैठाते हुए पूछा, आप इतनी शैतानी क्यों कर रहे हो? लिटिल अवनी ने मानव के कान को पकड़ते हुए कहा, यह हब्बी। मानव ने कहा, हाँ बोलो। लिटिल अवनी ने फिर कहा, यह हब्बी। मानव ने प्यार से कहा, यहुम। लिटिल अवनी ने फिर से कहा, हब्बी। मानव ने इम्पेशेंट होकर जवाब दिया, हाँ बोलो। इस बार लिटिल अवनी ने फिर से उसे पुकारा, हब्बी। वह बार बार मानव को पुकार रही थी, लेकिन इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोली। इससे मानव परेशान हो गया। वही ड्राइव कर रहे हैं। वीर और पैसेंजर सीट पर बैठे आरव को लिटिल अवनी की हरकतें देख हंसी आ रही थी। लिटिल अवनी की हरकतों से परेशान होकर मानव ने चीरते हुए उससे कहा, ये बेबी, ये क्या आपको और कुछ नहीं बोलना? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते कहा, बोलना है। ये सुन मानव ने राहत की सांस ली। फिर उसने लिटिल अवनी को देखते हुए उससे पूछा, तो आपको क्या कहना है? लिटिल अवनी ने तपाक से कहा, बैर हब्बी, बैर हब्बी। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मानव ने हैरान होकर लिटिल अवनी पूछा, बेबी आपका हब्बी बेड कैसे हुआ? जहाँ तक मुझे पता है आपके हब्बी ने कुछ किया भी नहीं है। लिटिल अवनी ने अपना मुंह बनाते हुए मानव से कहा, बैर हब्बी, मैं नूडल्स खा रही थी, बेड हब्बी ने वह मुझसे छीन लिया, इसलिए बैर हब्बी। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव को सारा माजरा समझ आ गया। उसने लिटिल अवनी से कहा, ओह अच्छा, इसलिए आप मुझे इतनी देर से परेशान कर रही थी क्यों? इतना कहकर मानव अपने निचले होंठ को दबाकर हंसने लगा। मानव को खुद पर हंसता देख लिटिल अवनी को गुस्सा आ गया। गुस्से से लिटिल अवनी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया।
उसने गुस्से से मानव को देखते हुए कहा, हब्बी हंसो नहीं। मानव को अपनी लिटिल वाइफ इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने बहुत कोशिश की अपनी हंसी को रोकने की, पर वह नहीं रोक पाया। मानव को खुद पर और हंसता देख इस पर लिटिल अवनी ने जोर से कहा, हब्बी हंसो नहीं। इस बार मानव और जोर जोर से लगा। यह देख लिटिल अवनी ने मानव के गर्दन पर काट लिया। लिटिल अवनी के काटने पर भी मानव के मुंह से आह तक नहीं निकली। ये देख लिटिल अवनी मायूस हो गई। उसने सोचा था कि मानव को जब दर्द होगा तो वो चिल्लाएगा, फिर वह मानव पर हंसेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिटिल अवनी गुस्से से विंडो की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वो लोग मानव के सीक्रेट विला में थे। कार से उतरते ही लिटिल अवनी ने मानव को अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाया और फिर वहां से भाग गई। उसकी ये हरकत देख मानव ने अपनी गर्दन न मिला दी। हवेली के अंदर राज, अभी, जीव, विक्की और जिम्मी मज़े से मिठाई खा रहे थे। तभी बाहर से भागते हुए लिटिल अवनी अंदर आई। अंदर आते ही लिटिल अवनी ने विक्की के हाथ से मिठाई छीन कर खा ली। यह सीन मानव ने देख लिया था। मानव ने तुरंत लिटिल अवनी को विक्की के पास से अपनी तरफ खींच लिया और विक्की की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, मेरी बेबी से दूर रहो समझे, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर मानव सोफे पर बैठ गया और लिटिल अवनी को अपनी गोद में बैठा लिया। विक्की ने मानव को घूरते हुए कहा, अब बचकाना कहीं का। इतना कहकर वो फिर से मिठाई खाने लगा। कुछ देर बाद हवेली के गार्डन में अभी, राज, विक्की, जिम्मी, जीव पटाखे चला रहे थे और नीताजी, नीरज जी उन्हें देख रहे थे। वही लिटिल अवनी अपनी ललचाए नजरों से पटाखों को देख रही थी, पर बेचारी जला नहीं सकती थी क्योंकि मानव ने उसे पकड़ रखा था। लिटिल अवनी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, शू ने, हब्बी यह चीटिंग है। आपने कहा था कि आप पटाखे चलाने दोगे। मानव ने अपनी एक आईडी उठाकर उससे कहा, मैंने कहा था कि हम दीपावली सेलिब्रेट करेंगे, ना कि यह कहा था कि मैं आपको पटाखे जलाने दूंगा। और वैसे भी सुबह हॉस्पिटल में कौन पटाखे चला रहा था। इतना कहकर मानव लिटिल अवनी को घूरने लगा। तभी उसका फोन बजा। फोन अटेंड करने के लिए वह कुछ दूरी पर चला गया, मगर जाने से पहले उसने लिटिल अवनी को वार्निंग दी, बेबी आप पटाखे नहीं चलाओगे ओके, अभी आता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। मानव के जाते ही लिटिल अवनी खुशी से उछल पड़ी, जिए मैं तो जाऊंगी पटाखे जलाने। इतना कहकर वी अभी के पास चली गई और उसके साथ मिलकर पटाखे चलाने लगी। वही कुछ दूरी पर जाकर मानव ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसके एक एजेंट की आवाज आई, बॉस, ऋषि हॉस्पिटल आ रहा है, मैं इस वक्त उसका पीछा कर रहा हूँ। बॉस वह अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। अपने एजेंट की बात सुनकर मानव ने अपने दांत पीसकर कहा, वो मेरा कोई रिश्तेदार है क्या जो मुझसे मिलने हॉस्पिटल आ रहा है। मानव की बात सुनकर एजेंट बोला, बॉस कहीं उसे आपसे प्यार तो नहीं हो गया। आखिरकार आप इतने हैंडसम हो, कोई भी आप पर फिदा हो सकता है। अपने एजेंट की बकवास सुनकर मानव ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप, उसका तो पता नहीं लेकिन शायद तुम्हें जरूर लड़के पसंद होंगे। कहो तो तुम्हारे लिए कोई सेट करवा दूं। बेवकूफ कहीं के, चुपचाप उसका पीछा करो। इतना कहकर मानव ने फोन काट दिया और उस जगह पर चला गया जहां वह लिटिल अवनी को छोड़कर गया था। मानव ने देखा लिटिल अवनी वहां से गायब है। उसने अपनी नजरें इधर-उधर करके देखा तो उसे लिटिल अवनी अभी के साथ पटाखे चलाते हुए दिखी। यह देख गुस्से से उसने अपना सर पकड़ लिया और लिटिल अवनी की तरफ बढ़ गया। ऋषि कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट से मानव का वार्ड नंबर पता किया। वार्ड न पता चलते ही ऋषि और ब्लैक टाइगर वार्ड की तरफ चले गए। जैसे ही ऋषि ने वार्ड का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मानव के बॉडीगार्ड ने तुरंत उसे रोक दिया। ये हमें ऑर्डर मिले हैं कि हम किसी को भी अंदर ना जाने दे। पर यह सुनकर ऋषि गुस्से से बोला, तुम्हें पता भी है तुम किसे रोक रहे हो, मैं तुम्हें चुटकियों में गायब करवा सकता हूँ। ऋषि की बात सुन बॉडीगार्ड ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या सच में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। इतना सुनना था कि ऋषि ने अपना आपा खो दिया। वह लड़ाई करने पर उतर आया। वही उसके बगल में खड़े ब्लैक टाइगर ने मौका देखकर जल्दी से वार्ड का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसके मुंह से निकल गई, आह। क्या ऋषि और ब्लैक टाइगर को मानव के प्लान के बारे में पता चल पाएगा? मानव क्या सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच पाएगा? जानने के लिए बने रहे।